नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम आपको हिंदी वर्णमाला बताएंगे। ठीक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो, यूपीएसआई हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, लेखपाल हो, टेट हो, सुपर टेट हो, अन्य सभी एग्जामों में हिंदी के प्रश्न आते रहते हैं। तो आइए हमारे वीडियो को आप जरूर 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट देखिएगा और देखिएगा कि मेरी समझाने की तरीके कैसे है। और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, पहले आपके सामने हमने लिखा है वर्णमाला। ठीक है। और वर्णमाला में आप सबको पता है एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। ठीक है। जैसे कि आपको पता है हिंदी में 11 स्वर होते हैं और जो बच गए व्यंजन होते हैं। और यदि स्वर और व्यंजन को हम मिला देते हैं तो 52 वर्ण होते हैं और उन वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आखिर हम इन्हें वर्णमाला क्यों कहते हैं, आखिर हम इन्हें स्वर क्यों कहते हैं, आखिर हम इन्हें व्यंजन क्यों कहते हैं, आदि ऐसे प्रश्नों का हमारे पास आज जवाब होगा और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो पहले हम यहाँ पर व्यंजन पर फोकस कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा यहां से लेके यहां तक हमने कुल व्यंजन लिखे। अभी हमने संयुक्त व्यंजन को अलग रखा है, द्विगुण व्यंजन को अलग रखा है, अयोगवाह को अलग रखा है और स्वर को अलग रखा है। ठीक है। पहले आप देखेंगे हिंदी व्यंजन। तो हिंदी व्यंजन में आप लोग जान रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक को हम स्पर्श बोलते हैं। यहां पे से यहां तक के व्यंजन को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 25 होती है। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। जैसे यह एक क का परिवार है, इसे हम कहते हैं क ख ग घ अंग। ये 5 होते हैं और इन्हें हम क का परिवार कहते हैं। हाँ, एक बात और दोस्तों, इसे यदि आप अच्छी तरह समझेंगे, बहुत ही अच्छी तरह समझेंगे, तो आपका संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि बड़ा ही मतलब कि हलवा जैसा आसान हो जाएगा समझने में। ठीक है। तो आप यहां समझने का प्रयास करेंगे। तो स्पर्श व्यंजन में एक परिवार हो गया क का परिवार। क के परिवार में ख आता है, ग आता है, घ आता है, अंग आता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा हो गया च का परिवार। च के परिवार में च आता है, छ आता है, ज आता है, झ आता है, ई आता है। ठीक है। और तीसरा हो गया ट परिवार। ट परिवार में ट, ठ, ड, ढ, अण आता है। ठीक है। और अगला हो गया त परिवार। त परिवार में त, थ, द, ध, न आता है। ठीक है। उसके बाद हो गया प परिवार। प परिवार में प, फ, ब, भ, म आता है। तो इस तरह से देखा है आपने 25 स्पर्श व्यंजन है। अब 25 अर्थ व्यंजन में कितने परिवार हैं, एक परिवार, दो परिवार, तीन परिवार, चार परिवार, पांच परिवार। ठीक है। अब पहले परिवार का क्या नाम है, क परिवार, दूसरे का च परिवार, तीसरे का ट परिवार, चौथे का त परिवार और पांचवें का प परिवार। ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे इनको हम उच्चारित कहां से करते हैं। देखिए, इन्हें बोलने के लिए हमें स्पर्श करना पड़ता है एक कंठ को। पहला कहां करते हैं, कंठ को। क ख ग घ अंग को हम कंठ से बोलते हैं, इसीलिए हम इसको क परिवार या कंठ परिवार भी कह सकते हैं। अब कंठ के आगे क्या पड़ता है, तालु पड़ता है। तो च, छ, ज, झ, इ, इन पांचों को हम क्या बोलते हैं, तालु परिवार। ठीक है। उसके बाद कंठ के आगे तालु, तालु के आगे क्या पड़ता है, ऊपर मूर्धा, 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 मूर्धा परिवार में आता है ट, ठ, ड, ढ, अण, जिसको हम यम से दिखा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद तो परिवार कहां से बोलते हैं, दांत पर। दांत पे जब जीभ रखते हैं, देखिए त, थ, द, ध, न, तो इसको हम बोलते हैं त, थ, द, ध, न। इसको कहां से बोलते हैं, दांत से, अर्थात ये दंत परिवार के हैं। उसके बाद प, प को हम कहां से बोलते हैं, ओठ से। देखिए प, फ, ब, ह, म। ठीक है। तो इसलिए हम प परिवार। तो आपने देखा जब हम इन्हें बोलते हैं तो इन्हें हम कंठ से स्पर्श करते हैं, यहाँ तालु स्पर्श करते हैं, यहाँ मूर्धा स्पर्श करते हैं, यहाँ दांत स्पर्श करते हैं, यहाँ ओठ स्पर्श करते हैं। और याद करने के लिए आप ट्रिक रखेंगे, याद करने के लिए आपका ट्रिक क्या होगा, तो आप कहेंगे कि
टी एम डी ओ, दो। जैसे शब्द हो सकता है एटीएम दो, वैसे आप शब्द रख लीजिए केटीएम दो। पहले कंठ, तब तालु, तब मूर्धा, तब दांत, तब ओष्ठ। अच्छा, इसे आप समझने का प्रयास करेंगे, इसी के सहारे मैं सारे वर्ण का उच्चारण आसान, बड़ा ही आसान तरीके से आपको समझा दूंगा। तो आपने जाना क परिवार, च परिवार, ट परिवार, त परिवार, प परिवार, ठीक है। अच्छा, अब इन पांचों को देखेंगे, लास्ट में जो पांच है, लास्ट में जो पांच है, लास्ट में जो पांच है, इन्हें हम कैसे दिखाएंगे? तो इन्हें हम दिखाएंगे, इन्हें हम बोलते हैं अनुनासिक। अंग को, इय को, अण को, न को, म को, इन्हें हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब इन्हें बोलते वक्त नाक से वायु निकलती है। जिन स्वरों को या जिन व्यंजनों को बोलते वक्त नाक का सहारा लेना पड़े, उन व्यंजनों को हम अनुनासिक बोलते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनुनासिक, ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे क परिवार का ये पांचवा है, इसलिए इसका नाम पंचमाक्षर है। च परिवार का ये पांचवा, इसलिए इसका नाम पंचमाक्षर है। ट परिवार का पांचवा, इसलिए इसका नाम पंचमाक्षर है। ट परिवार का पांचवा, इसलिए पंचमाक्षर है। अर्थात अंग, इय, अण, न और म, इन्हें हम पंचमाक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब नीचे आ गया य, र, ल, व, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं अंतस्त्य। अंतस्त्य, इन्हें क्या बोलते हैं? अंतस्त्य व्यंजन। य, र, ल, व, इनको हम अभी विस्तृत से आपको समझाएंगे, पहले बेसिक आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। उसके बाद स, मूर्धन्त स, छोटका स और ह, इन चारों को हम क्या बोलते हैं? उष्म बोलते हैं। इनका नाम देखिए, इनको हम उष्म भी बोलते हैं, इन्हें हम संघर्षी भी बोलते हैं, इन्हें हम घर्षण व्यंजन भी बोलते हैं, इन्हें हम रगड़ व्यंजन भी बोलते हैं, इन्हें हम सांस रोक कर बोले जाने वाले व्यंजन भी बोलते हैं। अर्थात इनका चार नाम है। एक नाम हो गया उष्म, दूसरा नाम हो गया संघर्षी, तीसरा नाम हो गया रगड़ व्यंजन और चौथा नाम हो गया सांस रोक कर बोले जाने वाले व्यंजन। क्योंकि आपको पता है जब इन्हें हम बोलेंगे तो सांस को रोकेंगे। देखिए, ट्र, ट्र, ह, ठीक है। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इन्हें बोलने के लिए तालु का सहारा लेंगे, टी फार तालु। और इन्हें बोलने के लिए यम फार मूर्धा का सहारा लेंगे, और इन्हें बोलने के लिए डी फार दंत का सहारा लेंगे, और इन्हें बोलने के लिए के फार कंठ। कहने का मतलब इसे हम तालु से बोलते हैं, इसे हम मूर्धा से बोलते हैं, इसे हम दंत से बोलते हैं, और इसे हम कंठ से बोलते हैं। तो आपने देखा टी एम डी के, टी एम डी के, टी पार तालु, यम पार मूर्धा, डी पार दंत, के पार कंठ, ठीक है। और यहां पर जो एक सब है, इनका अलग अलग उच्चारण स्थान रहेगा। जो कि ल है, ल को लुंठित बोलेंगे, र को उचित बोलेंगे, ऐसे इनका अलग अलग नाम रहेगा। यहीं पर य और व को अर्ध व्यंजन बोलेंगे, अर्ध स्वर बोलेंगे। तो आपने देखा होगा कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कुल कितनी है? 25 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या दोस्तों कितनी है? 25 है। और स्पर्श व्यंजन में कितने परिवार आते हैं दोस्तों? तो आप कहेंगे सर 5 परिवार आते हैं। क परिवार, च परिवार, ट परिवार, त परिवार और प परिवार, ठीक है। इन परिवारों को गौर करेंगे। अच्छा, एक चीज और गौर करेंगे, एक चीज और गौर करेंगे। अब इन्हें बोलने के बाद एक शब्द आता है, जैसे आप एग्जाम में सुने होंगे, एक आता है प्राण और एक होता है होश। होश,
ठीक है, एक होता है प्राण और एक होता है भू। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कितने व्यंजन ऐसे हैं जिन्हें हम अघोष कहते हैं, सघोष कहते हैं, इसके लिए हम अभी आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं तो हम देखते हैं, जैसे आपको यहां पर आ पाएंगे, इसका नाम क्या है, संयुक्त व्यंजन। जैसे पिछले हमने पाठ में क्या पढ़ा, पिछले पाठ में हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब हम आ गए संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक है, अब देखेंगे छ को कहां से बोलते हैं। तो छ को बोलने के लिए पहला कंठ है और दूसरा मूर्धा है, तीसरा त के लिए त है और र है, य के लिए ज है, य है, स्र के लिए स है और र है। ठीक है, अब पूछे कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ है, इन लोगों का उच्चारण स्थान कहाँ है दोस्तों। अब बताइए, क को कहां से बोलते हैं, कंठ से। अब इसको कहां से बोलते हैं, मूर्धा से, अर्थात यम से। तो छ को कहां से बोलेंगे, तो आप कहेंगे केयम। छ के बोलने का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सा, केयम। के यम, गौर करेंगे दोस्तों, के फार कंठ, अयम फार मूर्धा, अर्थात इसे कंठ और मूर्धा दोनों से बोल। अब यहां पर देखेंगे त भी है और र भी है, देखिए यहां र छिपा हुआ है। ठीक है, तो त को कहां से बोलते हैं, क, च, ट, तो त को कहां से बोलते हैं, दंत से। और र को कहां से बोलते हैं, र को, इसको हम बोलते हैं दंत से। तो दोनों को हम कहां से बोलेंगे, डी से। तरह के बोलने का उच्चारण स्थान कहां है, डी। ठीक है, अर्थात डी फार दंत। उसी तरह से जब यहां आएंगे, जब यहां आएंगे तो ज को कहां से बोलते हैं, आप जानेंगे, द क्या है, तालु, च, छ, ज, झ, इय। और इय को भी कहां से बोलते हैं, तालु। ठीक है, तो इसके बोलने का स्थान क्या है, टीटी। टीटी का मतलब दोनों तालु, अर्थात टी से। अच्छा, अब जब स्र पे आएंगे तो बड़के स को कहां से बोलते हैं, तालु से। और र को कहां से बोलते हैं, दंत से। तो जब दोनों को मिलाएंगे, टीडी। टीडी का मतलब क्या हो गया, तालु और द। ये भी उच्चारण स्थान जानेंगे आप दोस्तों, का भी उच्चारण स्थान आप समझेंगे। और एग्जामों में गौर करिएगा, पूछता है कि छ या संयुक्त व्यंजन जो छ है किससे बना है, तो आप कहेंगे क से और मूर्धन्य त से। त की तरह किससे बना है, तो आप कहेंगे त से और र से। क्यों पूछेगा तो आप कहेंगे ज से और इ से। आपको स्र पूछेगा तो कहेंगे स से और र से। आप जब इस पे गौर करेंगे, यहाँ पर ये आधा स, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और जब इसके साथ आगे र मिलेगा, यहाँ पर र रख दिया, ये लिखने का तरीका गलत हो जाए। अर्थात जब हम स व्यंजन, स देखिए यहाँ पर हलंत लगा है ना, हल का मतलब ये होता है, देखिए आप हिंदी में पढ़े होंगे, जो हल लगता है इसे हम हल बोलते हैं। हल कहाँ लगता है, हल उन अक्षरों के साथ लगता है जिन अक्षरों में स्वर नहीं होता है, अर्थात कहने का मतलब स्वर रहित व्यंजन। तो आप देखेंगे स्वर रहित व्यंजन यहाँ पर लग गया, और इसके आगे क्या है, र पे हमने हल नहीं लगाया, क्योंकि र के आगे क्या है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इंग्लिश में इसे गौर करते हैं। जब इंग्लिश में गौर करते हैं, आपने इंग्लिश में लिखा होगा, अब देखिए इसके लिए क्या लगाए, के लिए बस ए लगाएंगे, और इसके लिए के लगाएंगे यस एच ए, इसके लिए टी लगाएंगे, इसके लिए टी आर ए, इसके लिए जे लगाएंगे, और इसके लिए क्या लगाएंगे, वाई ए, इसके लिए क्या लगाएंगे, यस एच, और इसके लिए क्या लगाएंगे, आर ए। तो इंग्लिश में ऐसे हम लिखते हैं, हालांकि हमें इंग्लिश समझने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि इनका उच्चारण स्थान क्या, अर्थात हमने स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान बता दिया, और इनका उच्चारण स्थान आप ये शब्दों के संयुक्त होने से पकड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए आगत व्यंजन, हमारे हिंदी में कुछ ऐसे व्यंजन है जो आगत है। आगत व्यंजन का मतलब ये होता है कि दूसरे भाषा से आए हैं, संस्कृत के नहीं है, हिंदी की नहीं है। जो व्यंजन संस्कृत के नहीं है, जो व्यंजन हिंदी के नहीं है, ऐसे व्यंजन को हम आगत व्यंजन कहते हैं, जो दूसरे भाषा से हमारी हिंदी में आया है। क्योंकि आप सबको पता है हमारी हिंदी के सारे शब्द कहां से आए हैं, संस्कृत से आए हैं। लेकिन कुछ ऐसे व्यंजन है जो संस्कृत से नहीं आए हैं, जैसे कि ख, क, ज और फ। आप दोस्तों गौर करिएगा, एग्जाम में हल्का में न लीजिएगा, इन सब चीजों पे गौर करिएगा। ह, क, ज, ह, ये कहां से आए हैं? ये आगत व्यंजन है, ये संस्कृत से नहीं आए हैं, ये किसी अन्य भाषा से आए हैं। ख, ग, ज, ह। तो आपने समझा स्पर्श व्यंजन, आपने समझा अंतस्थ व्यंजन, आपने समझा पुष्प व्यंजन, आपने समझा संयुक्त व्यंजन, और आपने समझा आगत व्यंजन। अच्छा, दो व्यंजन और होते हैं, दो व्यंजन और होते हैं दोस्तों, जिन्हें हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कितने हैं? द्विगुण व्यंजन दो हैं, अंड और अड़। गौर करेंगे, ढ जब लगाएंगे तो उसके नीचे बिंदी लगा देंगे, और ड लगाएंगे तो उसके नीचे बिंदी लगा देंगे। इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, तो यह अड नहीं है और ये ड नहीं है, ठीक है। ये दोनों क्या है? द्विगुण है। इन्हें द्विगुण क्यों कहा जाता है? इन्हें बोलते वक्त हम किसका सहारा लेते हैं? मूर्धा का। ये गौर करेंगे, इन्हें हम कहां से बोलते हैं? इन्हें हम दोस्तों मूर्धा से बोलते हैं। अड को अड़ कहां से बोला जाएगा? मूर्धा से बोला जाएगा। लेकिन अब इसका नाम द्विगुण क्यों पड़ गया? उत्क्षिप्त क्यों पड़ गया? एक नाम और इसका है उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त। और दूसरा द्विगुण, द्विगुण और उत्क्षिप्त। क्योंकि जब इन्हें हम बोलेंगे जीभ को मूर्धा के पास ले जाएंगे, और मूर्धा से उठा करके दांत के निचले भाग पर, दांत के ऊपरे भाग पर नहीं, दांत के निचले भाग पर जीभ को रखेंगे, तब इन्हें बोल पाएंगे। जैसे अंडर, अंडर, ठीक है। तो ये भी गौर रखिएगा दोस्तों। अब आइए थोड़ा सा हम आगे गौर करते हैं, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करते हैं। पहली बात आप इसे ध्यान दें, यहां पर जब आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानक हिंदी, हम आपको मानक हिंदी ही पढ़ा रहे हैं, मानक हिंदी दोस्तों। और मानक हिंदी में आपकी शुरुआत हम वर्णमाला से किए हैं दोस्तों। अब आगे देखेंगे वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? 11। और व्यंजन कितने होते हैं? 35। गौर करिएगा, मानक हिंदी में, अर्थात जिस हिंदी को हमारा भारत सरकार माना है, वैसे तो हम आपको बताएंगे कि कुल 52 वर्ण होते हैं, और उन 52 वर्ण में 11 स्वर होते हैं और 39 व्यंजन, और जौने में 33 मूल व्यंजन होला। अब मानक व्यंजन कितना होला? 35। गौर करेंगे दोस्तों। अब देखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कुल वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा 52। और स्वर कितने होते हैं, तो आपका जवाब होगा 11। और कुल व्यंजन कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 39। अब मूल व्यंजन, यहां पर कुल और यहां पर मूल कितने होते हैं? 33। अभी हम नोट कराएंगे इसे। और मानक हिंदी में कितने व्यंजन होते हैं? 35, ठीक है। तो मूल व्यंजन 33, मानक व्यंजन 35, कुल व्यंजन 39। 3 शब्द आया। मानक कहेगा तो 35 कहिएगा, कुल कहेगा 39 कहिएगा, और मूल कहेगा 37। अच्छा, मूल में कौन कौन आएंगे? देखिए, मूल में सिर्फ हम स्पर्श को लेंगे, 25 स्पर्श हो गया और 4 अंतस्थ हो गया। 25 4 29, और 4 आपका क्या हो जाएगा?
4 आपका उष्म हो जाएगा। तो 29 और 4 33, इन्हीं 33 को मूल मानेंगे, ठीक है। और जब मानक में आएंगे तो 2 द्विगुण को जोड़ लेंगे, अंड को और अड़ को, तो हो जाएगा आपका 35, ठीक है। और जब कुल में आएंगे तो कुल में संयुक्त को भी जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 35 4 39, बस समझ गए। अर्थात स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन बराबर 33 होगा, इन्हीं को मूल बोलेंगे। और जब उसमें 2 द्विगुण और जोड़ लेंगे 35 हो जाएगा, मानक हो जाएगा। और जब उनमें संयुक्त को भी जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा। और स्वर आपके 11 होते, तो 39 धन 11 बराबर 52। चल के आ गया वर्णमाला की संख्या, ठीक है। तो ये आपने देखा। अब माना गया है मूल, अब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। और आगे इसमें आगे ध्यान देंगे, अब गौर करेंगे। यहां पर देखिए, हमने आपको ये चीज बता दी। अगर आपसे कुल पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कंठ से बोले जाने वाले कुल अक्षर, तो क, ख, ग, ह, अंग, ये तो बोले ही जाते हैं। अब प्लस ह को भी जोड़ दीजिए, किसको जोड़ दीजिए, ह को भी। अब प्लस यदि स्वर में जाएंगे तो स्वर में अ को भी जोड़ दीजिए और आ को भी जोड़ दीजिए, अ और आ, अर्थात कुल स्पर्श व्यंजन। तो कुछ कुल स्पर्श व्यंजन कहेगा तो सॉरी, कुल कंठ को स्पर्श करने वाले व्यंजन, तो क, ख, ग, घ, अंग और ह। और अच्छा, और जब स्वर को भी जोड़ लिया जाएगा तो अ और आ, तो कंठ वाले, जिन्हें हम ट्रिक में दिखाएंगे के फार कंठ, ठीक है। अब आगे देखेंगे तालु से बोले जाने वाले, तब तालु से च को भी बोलेंगे, छ को भी बोलेंगे, ज को भी बोलेंगे, झ को भी बोलेंगे, य को भी बोलेंगे और य को भी बोलेंगे, और तालव्य स, जिसे हम बड़का स बोलते हैं, इसे भी बोलेंगे तालु, ठीक है। इसे भी हम किस क्या से बोलेंगे, तालु से, ठीक है। उसके बाद छोटी ई और बड़ी, इन दोनों को भी हम तालु से बोलेंगे। अब अगर यदि आपसे पूछा जाए तालु व्यंजन से बोले जाने वाले कुल व्यंजन, व्यंजन तो यहीं तक है, व्यंजन का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं। और जब वर्ण लगाएगा तो ई और बड़ी ई, छोटी ई बड़ी दोनों को जोड़ लेंगे, इन्हें हम कहां से बोलते हैं, ई पार तालु, ठीक है। अब मूर्धा से देखेंगे, मूर्धन्य, तो मूर्धन्य से ट को भी बोलते हैं, ठ को भी बोलते हैं, ड को भी बोलते हैं, ढ को भी बोलते हैं, और को भी बोलते हैं। और पेटफड़वा स, पेटफड़वा स का मतलब मूर्धन्य स, और र को भी बोलते हैं। र को भी कहां से बोलते हैं, मूर्धा से बोलते हैं। कहीं कहीं इसको दांत भी दिखाता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ होता है, ठीक है। लेकिन हमने कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसे रख दिया है, ठीक है। तो ट, ठ, ड, ढ, और मूर्धा और र, ठीक है। और यदि स्वर में जाएंगे तो री, री, री एक ऐसा स्वर है जिसे हम कहां से बोलते हैं, री को कहां से बोलते हैं, तो आप कहेंगे री को भी कहां से बोलते हैं, मूर्धा से। मूर्धा के लिए हम क्या लगाएंगे, यम। आपका सब तैयार हो गया, केटीएम। क्या तैयार हो गया, के टी यम, कंठ, तालु, मूर्धा। री को कहां से बोलते हैं, मूर्धा। ई को कहां से बोलते हैं, तालु। और आ को कहां से बोलते हैं, कंठ। और इन सब अक्षरों को जान ही रहे हैं। उसके बाद दंत, दांत पर जब आएंगे, जब जीभ को दांत पर रखेंगे, जैसे त, थ, द, ध, न, ल और स, इन्हें कहां से बोलते हैं, दंत स्वर, सॉरी दंत व्यंजन। अच्छा, दंत व्यंजन के लिए कोई स्वर नहीं है, किसी स्वर को दांत से नहीं बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन ऐसा स्वर है जो दांत से बोला जाता है, दांत के सहारे बोला जाता है, कुछ भी नहीं है, नील है, ठीक है। और ओठ से बोले जाने, देखिए प, ह, प, भ, म, ठीक है, म। उसके बाद स्वर में आएंगे ऊ,
छोटा ऊ और बड़ा ऊ। देखिए ऊ, ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसको कहां से बोलते हैं? ओठ से। देखिए के टी एम डी ओ, दो। ठीक है, हो गया। अब आपसे पूछा जाए दांत और ओठ दोनों से ओ व को, दांत से डी हो गया और ओठ से ओ, दो, डी ओ, दो। दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ, डी फॉर दंत, औ फॉर ओष्ठ, डी ओ, दो। वह को कहां से बोलेंगे? दंत और ओष्ठ से। और अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब जिन्हें बोलने के लिए नाक का सहारा लेना पड़ेगा। अंग को कंठ से बोलते हैं, यह को किससे बोलते हैं? तालु से, अड़ को यम मूर्धा से, अड़ को मूर्धा से, न को दांत से और म को ओष्ठ से। केटीएम दो। लेकिन इन्हें बोलते वक्त प्लस नाक का सहारा लेंगे। किसका? नाक, 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 नाक। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, इसे शॉर्ट में हमने लिख दिया है। देखिए, अर्थात अंग को कंठ और नाक से बोलते हैं, ईय को तालु और नाक से बोलते हैं, अड़ को मूर्धा और नाक से बोलते हैं, न को दांत और नाक से बोलते हैं, और म को ओठ और नाक से बोलते हैं। क्योंकि इन्हें बोलने के लिए नाक का सहारा लेना पड़ता है। दोस्तों गौर करिएगा, इसे आप समझेंगे तो व्यंजन संधि, स्वर संधि आपका बड़ा ही आसान होने, एकदम तो रहे, एकदम हलवा हो जाएगा आपका टोटल संधि। ठीक है, तो आपने समझा के वाला, टी वाला, डी वाला, यम वाला, डी वाला। केटीएम दो। ऐसे कहां से बोलेंगे? दांत और ओठ से। तो आपका पहले हमने क्या समझा दिया? उच्चारण स्थान। एक बार उच्चारण स्थान समझा दिया दोस्तों। अब देखेंगे, आपने देखा इन्हें हम कहां से कैसे बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक बार फिर यहां समझने का पूरा क्लियरिटी के साथ हमने रखा। आप समझाने का प्रयास खुद कर सकते हैं किसी को, या खुद एक बार रिवीजन किया जाए। ये क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन। इसे हम बोलेंगे क परिवार, इसे बोलेंगे च परिवार, इसे बोलेंगे ट परिवार, इसे बोलेंगे त परिवार, इसे बोलेंगे प परिवार, इसे बोलेंगे य र ल व, इसे बोलेंगे स स स ह। ये क्या हो गया? संयुक्त। ये हो गए संयुक्त। चित्त को देखिए, हमने अब इसको 60 में रखेंगे। के टी एम डी ओ, दो। अब आपसे पूछा जाए ठ को कहां से बोलेंगे? तो के से कंठ के, और इसको मूर्धा से कियम। और इसको त को कहां से बोलेंगे? तालु से। और र को कहां से बोलेंगे? तो आपने देखा र को हम कहां से बोले? उसी तरह से ज को, य को, स्र को, इसे आप होमवर्क में करिएगा। ठीक है, अब इसे हम क वर्ग बोल दिए, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, तो आपने देखा क परिवार, च परिवार, ट परिवार, त परिवार, प परिवार। अब इन्हें हम अंतस्थ बोलते हैं। अच्छा ये बताइए आप लोग, इन्हें हम अंतस्थ क्यों बोलते हैं? हमेशा पढ़ते वक्त प्रश्न करना चाहिए, क्यों बोलते हैं, काहे बोलते हैं, क्या कारण है, क्या जवाब है? देखिए, अंतस्थ का मतलब होता है इन्हें बोलते वक्त हम सांस को अंदर ले लेते हैं। देखिए य र ल व, कभी कभी एग्जाम में पूछता है श्वास रोक कर, रोक कर बोले, बोले जाने वाले व्यंजन। क्या रोक करके? सांस रोक, सांस रोक कर बोले जाने वाले व्यंजन। तो आप कहेंगे य र ल व। और आपसे पूछा जाएगा उष्म, हमने बताया उष्म का 4 नाम है, इन चारों को हम उष्म भी बोलते हैं।
ठीक है। और इन्हें हम एक और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? रगड़ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, रगड़ व्यंजन। इन्हें एक और नाम क्या देते हैं? रगड़ व्यंजन। इन्हें एक और नाम क्या देते हैं? संघर्षी व्यंजन। और इन्हें एक और नाम क्या देते हैं? सांस छोड़कर बोले जाने वाले। इसको हम तालु पर जीभ जब रखते हैं, तालु पर, ठीक है। और इन्हें मूर्धा पर, यहां दांत पर, यहां कंठ। तो कंठ पर तो जीभ रख नहीं सकते, लेकिन सांस यहां पर हम रोक लेते हैं और रोकने के बाद बाहर फेंकते हैं, तब बोलते हैं, क्योंकि यहां पर ऊष्मा ज्यादा खर्च हो, इसलिए इसका नाम ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन का उच्चारण स्थान तो आपने जाना, इनका उच्चारण स्थान, इनका उच्चारण स्थान। और आगे यदि हम यहाँ पर एक बार और गौर करेंगे, यदि हम आगे यहाँ पर क्या रख दें, यहाँ पर यदि हम आगे स्वरों को रख दिया जाए, अब पूछ दिया जाए कौन स्वर कहाँ से बोला जाता है, तो देख लीजिए, यहाँ पर हम अ को रख सकते हैं, यहाँ पर आ को रख सकते हैं, यहाँ पर छोटी ई को रख सकते हैं, बड़ी ई को रख सकते हैं, यहाँ हम मूर्धा मूर्धा पे हम री को रख सकते हैं, दंत पर कोई नहीं है, यहाँ हम किसको रख सकते हैं? ऊ को, और बड़ा ऊ, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया जाए सर ए को कहां से बोलते हैं, अब बताइए ए का निर्माण किन दो व्यंजनों से, स्वरों से हुआ है? तो आप कहेंगे सर अ से और ई से हुआ है, अ से और ई से। अब बताइए, आप जवाब दीजिए कि जब इनका उच्चारण अ और ई से हुआ है, अ को कहां से बोल रहे हैं? कंठ से। ई को कहां से बोल रहे हैं? तो आप कहेंगे सर ई को तालु से, तो इसको टी और के टी, अर्थात इसको हम कंठ तालु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंठ और तालु। अब मान लीजिए कोई पूछ दे सर बताइए ओ का उच्चारण स्थान कहाँ है, ओ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो आप कहेंगे कि सर ओ का उच्चारण स्थान बताने के लिए हम ओ में क्या है? अ है, और दूसरा क्या है? ऊ है, अ है और ऊ है। तो कहेंगे सर ओ को कहां से बोलते हैं? तो कहेंगे सर ओ को कंठ से, के से बोलते हैं। और ऊ को कहां से बोलते हैं? ओ से। तो के ओ, कंठ और ओठ, कंठ और ओठ से किसे बोलते हैं? ओ को। और कंठ और तालु से किसे बोलते हैं? एक। तो ये तो स्वरों का उच्चारण स्थान हो गया, ठीक है, और ये आपके स्पर्श व्यंजन का उच्चारण स्थान हो गया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे स्पर्श व्यंजन, हो गया आपका। तो हम बताएंगे अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, इनके उच्चारण स्थान, इनमें कितने अक्षर आते हैं, इनसे किन अक्षरों का निर्माण होता है, किन संधियों का निर्माण होता है। यदि आपको अच्छा लगा तो कृपया आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा। मैं आपको अन्य वीडियो अच्छे से अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। जो त्रुटि होगा आप उस पर कमेंट करके हमें सलाह दीजिएगा। आप सभी लोगों का सलाह मैं मानूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।